फ्रीडम। बेटा पूरी 11th-12th की फिजिक्स में आपके ये 5 बड़ी ब्रांचेस आती हैं जिनके बारे में अभी आपको सम अप कर रहा हूँ, ठीक है। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के बाद एक ब्रांच आती है वेव्स एंड ऑसिलेशंस, वेव्स एंड ऑसिलेशंस, ठीक है, वेव्स एंड ऑसिलेशंस। फिर लास्ट ब्रांच है जिसको हम बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। द होल 11th-12th क्लास फिजिक्स is divided into these 5 parts, ठीक है, and these 5 parts are sometimes called as the 5 pillars of physics। इनको आप 5 pillars of physics बोल सकते हैं, ठीक है। कॉलेज में यूनिवर्सिटी में जाने से पहले ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है। तो मैकेनिक्स हम पढ़ेंगे क्लास 11th में, वी आर गोइंग टू डू इन क्लास 11th, ठीक है। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीटली 11th में, 11th का सिलेबस करने से ये आ जाएगा। वेव्स एंड ऑसिलेशंस कुछ 11th में है, पार्शली 12th में है, क्योंकि इसी में ऑप्टिक्स भी इंक्लूड है। वेव्स एंड ऑसिलेशंस में ऑप्टिक्स हम 12th में करते हैं। मॉडर्न फिजिक्स पूरा 12th में होगा, ये पूरा 12th में होगा, ये पूरा 12th में होगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये चीज है। तो अब इसमें मैकेनिक्स के अंदर आगे 2 पार्ट्स हैं, वैसे तो हजारों बना सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 तो आपको मानने ही पड़ेंगे, ठीक है। यू हैव टू एटलीस्ट थिंक ऑफ 2 पार्ट्स, ठीक है। तो व्हाट आर दोज 2 पार्ट्स इन मैकेनिक्स? मैकेनिक्स में जो 2 पार्ट्स हैं, बेटा ऑडियो तो सभी का एक ही समान आ रहा है सृष्टि, अभी आवाज नहीं आ रही आपको? आर यू गेटिंग साउंड? हेलो सृष्टि, आर यू गेटिंग द साउंड नाउ? यस, नो, लिख के भेज दो। बेटा अगर किसी को भी कभी भी साउंड की प्रॉब्लम आ रही है ना, तो पहले तो अपने ईयरफोन्स को ही चेक करना है, वो ही हिल जाते हैं कई बार, ठीक है। ईयरफोन्स इमीडिएटली निकाल दिया करो। अगर आपको वैसी आवाज आने लग जाए तो इसका मतलब ये है कि आपकी ईयरफोन्स गलत लगे हुए हैं, ईयरफोन्स, ठीक है। उसके बाद अगर आपको साउंड की प्रॉब्लम आती है तो एक बार आप ऐप को क्लोज करके दोबारा से जाके और दोबारा से मीटिंग को ज्वाइन कर दो, ठीक है। समझ में आया आपको? सृष्टि आपको आवाज आ रही है अभी? आई थिंक शी इज नॉट गेटिंग साउंड, जस्ट अ मिनट, 1 मिनट होल्ड करना। चलो बेटा वी विल कंटिन्यू, ठीक है। वेन एवर शी कैन ज्वाइन शी विल ज्वाइन, अमित विल हेल्प हर। देखना बेटा, अब एक चीज आपको ये समझनी है कि अगर आप मैकेनिक्स पढ़ रहे हो तो मैकेनिक्स के अंदर 2 ब्रांचेस हैं बड़ी, जैसे मैं आपको बता रहा था ना। 11th का लेट से ज्यादातर सिलेबस, 11th क्लास का ज्यादातर सिलेबस तो आपका मैकेनिक्स का ही है। मोस्ट ऑफ द सिलेबस ऑफ क्लास 11th इज मैकेनिक्स ओनली, ठीक है। और मैकेनिक्स में भी 2 ब्रांचेस हैं, जस्ट अ मिनट, मैकेनिक्स में भी आपके पास 2 ब्रांचेस हैं। एक तो है जिसको हम बोलते हैं काइनेमैटिक्स, ठीक है, एक तो जिसको हम बोलते हैं काइनेमैटिक्स। अब लगता है ये मेरी वाली ऐप भी गड़बड़ कर रही है कुछ 1 मिनट दो मुझे, जस्ट अ वेट मिनट। सो इसमें आपको बता रहा हूँ, मैकेनिक्स की 2 ब्रांचेस हैं, उन दोनों में से फर्स्ट ब्रांच है काइनेमैटिक्स, ठीक है। तो काइनेमैटिक्स का मतलब, काइनेमैटिक्स इज समटाइम्स कॉल्ड एज मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन, मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन, विच बेसिकली मीन्स कि जिस मोशन को हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम मैथमेटिकल टर्म्स में स्टडी करेंगे, मैथमेटिकल टर्म्स में, ठीक है। अब मैथमेटिकल टर्म्स में स्टडी करने का मतलब क्या है? तो आप देखो, तो सबसे पहले जब हम काइनेमेटिक्स शुरू करते हैं तो हम उसमें एक स्मॉल पार्ट करते हैं जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन,
ठीक है। द फर्स्ट पार्ट ऑफ काइनेमेटिक्स इज, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है। स्ट्रेट लाइन मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज वन डायमेंशनल मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन को वन डायमेंशनल मोशन भी बोलते हैं। तो अभी तक हमने क्या किया, 5 ब्रांचेस हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, हमें मैकेनिक्स पढ़नी है। तीसरी चीज, मैकेनिक्स में 2 पार्ट्स हैं, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स। काइनेमेटिक्स इज मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन। हम पहले काइनेमेटिक्स ही पढ़ेंगे, डायनेमिक्स की चिंता नहीं करनी, वट एवर इज डायनेमिक्स। डेफिनेशन याद करने का कोई फायदा नहीं होता। तो काइनेमेटिक्स में फर्स्ट पार्ट है स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज वन डायमेंशनल मोशन। सबको समझ में आया बेटा? चलो अब नेक्स्ट टर्म है, बारी बारी से सारे टर्म्स के साथ फेमिलियर हो जाओ। अगली टर्म जो हमें पढ़नी है दैट इज व्हाट यू कॉल एज ट्रेजेक्ट्री। तो बेटा ये ग्राउंड है, सपोज अपने घर के सामने सड़क इमेजिन कर लो, या स्कूल का प्लेग्राउंड मान लो। यहाँ पे आपने एक फुटबॉल रखी। अब सपोज कोई पर्सन इस फुटबॉल को अपने पैर से किक करता है और ये फुटबॉल दूर उछल के ऐसे जाती है। ठीक है। तो थोड़ी देर के बाद फुटबॉल यहाँ आएगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर थोड़ी देर बाद वो ग्राउंड के ऊपर बाउंस करेगी, है ना, और फिर हो सकता है आगे भी जाए। ठीक है। तो चलो, ये जो मैंने अभी यहाँ पे ये चीज जो बनाई है, ये क्या है? ये पाथ है जिसके अंदर फुटबॉल मूव कर रही है। द पाथ टेकन बाय द ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ये उसका पाथ है। पाथ को क्या बोलते हैं? ट्रेजेक्ट्री। पाथ इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रेजेक्ट्री। So the path taken by the object which is moving is known as its trajectory. Clear है? What is the meaning of trajectory? Path taken by the object is called as its trajectory. तो ये 3-4 टर्म्स हो गई। ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन मोशन में ट्रेजेक्ट्री कैसी आएगी? बिल्कुल ही ईजी है। स्ट्रेट लाइन मोशन इज अ वेरी सिंपल काइंड ऑफ मोशन। ठीक है। उसमें ट्रेजेक्ट्री कैसे आएगी बेटा? वट काइंड ऑफ अ ट्रेजेक्ट्री वी विल गेट? स्ट्रेट लाइन मोशन के अंदर ट्रेजेक्ट्री कैसे आएगी? ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन मोशन में जो ट्रेजेक्ट्री आएगी दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। में तो कोई डिफिकल्टी नहीं है। स्ट्रेट लाइन मोशन में ट्रेजेक्ट्री कैसे आएगी मूविंग पॉइंट की? अब आप अपने आसपास सोचो, क्या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो स्ट्रेट लाइन में चलता है? इज देयर एनी ऑब्जेक्ट अराउंड यू जो केवल स्ट्रेट लाइन में ही चले? आप खुद भी तो स्ट्रेट लाइन में नहीं चलते, दौड़ते हैं, भागते हैं, कैसे चलते हैं हम, है ना, कार चलाते हैं, कैसे चलाते हैं? तो आप कहोगे स्ट्रेट लाइन मोशन तो हमारे आसपास कहीं होता ही नहीं है ना? तो दैट मीन्स हमें उसको पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए? तो मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। बेटा देखो, अब यहाँ पे आता है गैलीलियो। गैलीलियो सेज दैट, देखो फिजिक्स हम कहते हैं ना नेचर की स्टडी है। तो अकॉर्डिंग टू गैलीलियो जो बुक ऑफ नेचर है, द बुक ऑफ नेचर, इट इज रिटन इन दी लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। मतलब मैथमेटिक्स के बिना हम फिजिक्स नहीं पढ़ पाएंगे। आप ये मानकर चलो कि फिजिक्स जो विषय है 11th-12th में, वो मैथ्स की एक ब्रांच है। इट इज जस्ट मैथ्स, मैथ्स अप्लाइड टू स्टडी ऑफ नेचर, दैट इज फिजिक्स। सो एनीवन हु थिंक्स कि फिजिक्स में एक थ्योरी नाम की चीज होती है और फिर एक न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो आप टोटली मिस्टेकन है बेटा। अगर आप ये सोच रहे हैं तो ज्यादातर लोग यही सोचते हैं, मैं भी ऐसे ही सोचता था। तो थ्योरी नहीं होती है फिजिक्स में, ये मानकर चलो। अगर हम थ्योरी के ऊपर फोकस बना रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब हम गलत पढ़ रहे हैं फिजिक्स को। चाहे आप 12th बोर्ड्स में अच्छा करना चाहते हैं, चाहे आप एडवांस्ड में नीट में अच्छा करना चाहते हैं, न्यूमेरिकल्स सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आपको आने चाहिए। उसके अलावा आप कितनी भी किताब लिख सकते हैं, कितनी भी पोएम्स, लिटरेचर, आर्टिकल लिख सकते हो फिजिक्स के बारे में, न्यूटन लॉज के बारे में, हिस्ट्री, वो साइंस नहीं है। ठीक है, वो और कुछ है, हिस्ट्री हो जाएगी वो। ठीक है। तो इसलिए क्या मान के चलेंगे कि दैट फिजिक्स इज जस्ट मैथ्स बाय अनदर नेम। क्लियर है? तो स्ट्रेट लाइन मोशन में जो पाथ आएगा ऑब्जेक्ट का वो ऐसा दिखेगा, स्ट्रेट लाइन। तो मैं आपको बताता ना, स्ट्रेट लाइन मोशन हमारे आसपास हमें दिखता नहीं है, फिर भी हम क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज स्ट्रेट लाइन मोशन को पढ़ते समय हमारा काम होता है मैथ सीखना। हमें वो मैथमेटिक्स लर्न करनी होती है
when we study straight line motion, we get to learn the maths which we need to do all the 5 branches of mathematics, sorry, all the 5 pillars of physics. फिजिक्स पढ़ने के लिए जो 5 ब्रांचेस फिजिक्स में मैंने आपको बताई थी, उन सभी 5 ब्रांचेस को पढ़ने के लिए जिस मैथमेटिक्स की जरूरत हमें होती है, जिस मैथ्स की हमें जरूरत होती है, ठीक है, वो मैथ्स हम स्ट्रेट लाइन मोशन से सीख सकते हैं। इसीलिए स्ट्रेट लाइन मोशन को हम पहले पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट चीज आएगी आपके पास पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या चीज है? देखो, पहली चीज, अभी हम फिलहाल सिर्फ स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ेंगे। स्ट्रेट लाइन मोशन में ट्रेजेक्ट्री कैसी होती है? ज्योमेट्री की स्ट्रेट लाइन जैसी। जो ऑब्जेक्ट मूव करेगा, मूविंग ऑब्जेक्ट, चाहे वो कोई कार है, चाहे वो कोई आदमी है, चाहे हम अर्थ का मोशन पढ़ने लगेंगे बाद में, ठीक है, अर्थ का मोशन, ये अर्थ है, ये सन है ना, तो अर्थ का मोशन जब आप पढ़ोगे सन के इर्द गिर्द, ठीक है, सभी तरीके के मोशंस में हम ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट मानकर चलेंगे। वी विल कंसिडर द ऑब्जेक्ट टू बी अ पॉइंट, ठीक है। तो कार भी पॉइंट, अ पर्सन रनिंग ऑन द रोड भी पॉइंट, ट्रेन भी पॉइंट, ठीक है, तो इसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो अब के बाद इस चैप्टर में ये जो ब्लैक वाली स्ट्रेट लाइन है, ये तो पाथ बन गया ऑब्जेक्ट का, और ये मूविंग ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है, ये इजी है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आइडिया। ये आपने बेटा क्लास 10th में पढ़ा हुआ है। ऑल दिस यू हैव स्टडीड इन द क्लास 10th। व्हाट हैव यू स्टडीड इन क्लास 10th? लेट अस सी। तो क्लास 10th में आपको ये बताते हैं, अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, देखिए ना सबने एक्स वाई एक्सिस, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको एक्स वाई प्लेन बोलते हैं कि नहीं? दिस इज द एक्स वाई प्लेन, दिस इज द एक्स वाई प्लेन। हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन द एक्स वाई प्लेन? थिंक इन योर माइंड, एक्स वाई प्लेन में कितने पॉइंट्स हैं? मैं उनमें से एक पॉइंट ले लेता हूँ, ठीक है, मैंने उनमें से एक पॉइंट ले लिया। एक्स वाई प्लेन में इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, मैंने उनमें से एक पॉइंट ले लिया, लेट्स से पी, ठीक है, इनफाइनाइट में से मैंने एक पॉइंट ले लिया। अब इन इनफाइनाइट पॉइंट्स में से जो एक पॉइंट लिया, सपोज, अब आपने क्या पढ़ा है कि किसी भी पॉइंट की पोजीशन एक्स वाई प्लेन में कैसे बताते हैं? हाउ डू वी टेल? देखो, इस प्लेन में तो इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, है ना, इनफाइनाइट पॉइंट्स में से एक पर्टिकुलर पॉइंट तक कैसे पहुंचना है? हाउ डू वी टेल द पोजीशन ऑफ पी? पी पॉइंट की पोजीशन कैसे बताई जाती है? किस तरीके से हम पॉइंट पी की पोजीशन बताते हैं? तो ये आपने क्लास 10th में सीखा है। हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स देते हैं पी पॉइंट के। बाय गिविंग एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी, वी कैन गिव द पोजीशन ऑफ द पॉइंट पी। जैसे अगर मैंने आपको एक्स कोऑर्डिनेट दिया 3 और वाई कोऑर्डिनेट दिया 5, तो ये पी पॉइंट के एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स हैं कि नहीं? ये पी पॉइंट के एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स हैं। इससे पी पॉइंट की पोजीशन कैसे पता चलती है? इन एक्स वाई प्लेन तो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट प्लेन में एक पॉइंट तक कैसे पहुंच सकते हैं? बाय गिविंग दी पोजीशन कोऑर्डिनेट्स। तो पी पॉइंट के पोजीशन कोऑर्डिनेट्स कैसे पता चलते हैं, कैसे हमको हेल्प करते हैं? तो हम बोलते हैं कि ये जो ओरिजिन होता है, ओरिजिन इज द स्टार्टिंग पॉइंट और द रेफरेंस पॉइंट। ओरिजिन जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है या रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है। हम रेफरेंस पॉइंट से शुरू करेंगे और पी पॉइंट तक कैसे पहुंच सकते हैं? बाय यूजिंग दी एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स। तो पहले एक्स कोऑर्डिनेट यूज करते हैं। तो एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब 3 स्टेप्स आपको चलने हैं एक्स डायरेक्शन में, राइट, और फिर 1 2 3 4 5 स्टेप्स आपको चलने हैं वाई एक्सिस के अलोंग। मतलब 3 स्टेप्स आप चले एक्स एक्सिस के अलोंग और 5 स्टेप्स आप चले वाई एक्सिस के अलोंग, तो हम इस पॉइंट पर पहुंच गए।
एक्स वाई प्लेन में किसी भी पॉइंट की पोजीशन को बताने के लिए कितने कोऑर्डिनेट्स हमें चाहिए? एक्स वाई प्लेन में इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, किसी भी पॉइंट की पोजीशन बताने के लिए हमें कितने कोऑर्डिनेट्स चाहिए? 2 चाहिए। ठीक है, सपोज इसके कोऑर्डिनेट्स मान लो ये हैं, मान लो 2 से कम से काम नहीं चलेगा। ठीक है, वी कैन नॉट डू। ये तो सब आपने पहले पढ़ा हुआ है, मैंने अभी बताया था ना बेटा, हम स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ रहे हैं जिसको हम 1D मोशन भी बोलते हैं, वी ऑल्सो कॉल इट एज 1D मोशन। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू टेल द पोजिशन ऑफ अ पॉइंट इन द एक्स वाई प्लेन, अच्छा चलो ऐसे कर लेते हैं, मेरे घर की पोजीशन बताने के लिए सपोज यू वांट टू रीच माय हाउस, तो आई हैव टू गिव 2 कोऑर्डिनेट्स टू यू। देखना ये 2 कोऑर्डिनेट्स है ना, वैसे ही मेरे घर पहुंचना है तो फिर मुझे 2 कोऑर्डिनेट्स देने पड़ेंगे आपको, ऐसे मेरा हाउस नंबर और सेक्टर नंबर, इन दोनों के बिना आप मेरे घर नहीं पहुंच सकते। तो एनी नंबर्स, अब ऐसे देख लो, आप ज्योग्राफी का एग्जांपल ले लो, एवरीवन हैज सीन अ ग्लोब। ठीक है, एटलस भी देखी होगी आपने। मान लो यहाँ करनाल शहर है, तो करनाल टाउन की पोजीशन ग्लोब के ऊपर बताने के लिए हमें अगेन 2 नंबर्स की सहायता लेनी पड़ेगी। वी नीड टू हैव 2 नंबर्स। क्या बोलते हैं उन नंबर्स को? लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो मतलब ये नंबर्स पी की पोजीशन बता रहे हैं, ये नंबर्स मेरे घर की पोजीशन बता रहे हैं, और इस जगह की पोजीशन, टाउन की पोजीशन, इसके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बता रहे हैं। any kind of numbers which are used to tell or give the position of a point, any kind of numbers which are used to tell the position or give the position of a point, किसी भी टाइप के नंबर्स जो पॉइंट की पोजीशन बताने के लिए यूज होते हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? व्हाट डू वी कॉल दोज नंबर्स एज? वी कॉल दोज नंबर्स एज पोजीशन कोऑर्डिनेट्स। पोजीशन कोऑर्डिनेट्स। सो पोजीशन कोऑर्डिनेट्स of a point are numbers, position coordinates of a point are numbers which tell the position of a point। ये भी इजी है। अब दोबारा से स्ट्रेट लाइन मोशन पर आ जाओ, ये स्ट्रेट लाइन मोशन है बेटा। स्ट्रेट लाइन मोशन में ऑब्जेक्ट का जो पाथ है वो स्ट्रेट लाइन आएगा, और ये मूविंग ऑब्जेक्ट है। अब ये मूविंग ऑब्जेक्ट है, मान लो ये कार है। अब ये मानकर चलेंगे, जब हम स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ रहे हैं तो हम ये मानकर चलेंगे ये कार सिर्फ स्ट्रेट लाइन मोशन ही कर रही है, ऐसे ऐसे मूव कर सकती है, बस ऐसे नहीं जा सकती। ठीक है, मैंने कहा ना आपको, स्ट्रेट लाइन मोशन से हम सारा मैथ सीख सकते हैं, और काफ़ी मैथ्स है, फिर से बता रहा हूँ, कैलकुलस ये वो। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो स्ट्रेट लाइन मोशन मीन्स द मूविंग ऑब्जेक्ट विल रिमेन ऑन अ सिंगल स्ट्रेट लाइन ओनली। ठीक है, इधर उधर नहीं जा सकता। तो ये कितनी डायरेक्शन में मूव कर सकती है कार? तो अगर ये ऐसे मूव कर रही है इस तरफ, तो इस डायरेक्शन का नाम कुछ भी रख सकते हैं, ईस्ट या वेस्ट, पर जनरली क्या बोलते हैं? पॉजिटिव डायरेक्शन। और अगर ये कार ऐसे मूव कर रही है, ठीक है, तो इस डायरेक्शन का क्या नाम रखते हैं? इसको नेगेटिव डायरेक्शन बोलते हैं। ईस्ट वेस्ट यूज नहीं होता फिजिक्स में। ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन। सो मूविंग पॉइंट, व्हेन अ पॉइंट मूव्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, in how many directions it can move? It can move in 2 directions। या तो वो इस तरफ मूव कर सकता है या वो इस तरफ मूव कर सकता है। जब कोई पॉइंट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो वो 2 डायरेक्शंस में मूव कर सकता है, या तो पॉजिटिव में या नेगेटिव में। ठीक है, तो फिर से ले आते हैं मूविंग पॉइंट को। ये आपका मूविंग पॉइंट है। तो अब स्ट्रेट लाइन कितनी बड़ी है? स्ट्रेट लाइन भी इनफाइनाइट है। ठीक है, अगर स्ट्रेट लाइन में, इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर, इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर हमें इस पॉइंट की पोजीशन बतानी है, इस पॉइंट की पोजीशन बतानी है कि ये पॉइंट कहाँ पर है, जैसे हमने एक्स वाई प्लेन लिया था कि नहीं, एक्स वाई प्लेन लिया था हमने। एक्स वाई प्लेन हमने कहा था कि इनफाइनाइट होता है, क्योंकि उसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं।
देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स इन द एक्स वाई प्लेन। तो उस इनफाइनाइट प्लेन, ऐसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर कितने पॉइंट्स हैं? स्ट्रेट लाइन के ऊपर भी इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। तो अगर आपको ये बताना है कि ये जो आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या ऑब्जेक्ट जिसका मोशन स्टडी करेंगे, ये स्ट्रेट लाइन में कहाँ पर है, इफ यू वांट टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ द पॉइंट, तो वो कैसे करेंगे? ठीक है, वो कैसे करेंगे? इफ यू वांट टू टेल द पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट, तो बेटा अगेन अगर आप इसकी पोजीशन बताना चाहते हो तो देखो, अब आपको जैसे एक्स वाई प्लेन में दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स और वाई। यहाँ पे आपको दूसरे कोऑर्डिनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट ही देना है आपको, सिर्फ इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट देना है। इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू देकर इसकी पोजीशन बता सकते हैं कि कहाँ पर है। लेकिन इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना आएगा? इसका एक्स कोऑर्डिनेट बताने के लिए पहले हमें एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ता है। रेफरेंस पॉइंट को हम ओरिजिन बोलते हैं। द रेफरेंस पॉइंट इज कॉल्ड एज ओरिजिन। ये मूविंग ऑब्जेक्ट है, ये तो जो ऑब्जेक्ट है जो मूव करेगा, ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये सिर्फ एक पॉइंट है स्ट्रेट लाइन पे, जिसको हम ओरिजिन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसको ओरिजिन? आप लोग कहोगे क्योंकि ये रेफरेंस पॉइंट है इसलिए इसको हम ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है, और ये मूविंग ऑब्जेक्ट है। तो इसको ओरिजिन इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर ये पॉइंट P इधर हो जाए, यहाँ पर आ जाए, तो P पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? P पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा 0। ठीक है, तो मतलब जिस पॉइंट के ऊपर पोजीशन कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 आती है उसी को ओरिजिन बोलते हैं। जिस पॉइंट O के ऊपर पोजीशन कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 आती है उसी को ओरिजिन बोलते हैं। ये समझ में आया? ये रेफरेंस पॉइंट है। अब बड़ा इजी हो गया। अब मान लो O रेफरेंस पॉइंट है और सपोज मैं आपको कहता हूँ बेटा यहाँ पे आपकी, मान लो यहाँ पे आपकी कार खड़ी है, यहाँ पे आपकी कार है, ये जो रेड वाला डॉट है, और आप सपोज यहाँ पर है, यू आर हेयर। ठीक है, तो ये Q, ये P। P इज योर कार, Q इज यू। ठीक है, तो आप कार से कितनी दूर है ना, ये बताना है। तो मान लो ये जो डिस्टेंस है ये 10 मीटर्स है। ठीक है, तो हम कहेंगे एक्स पी ओ। एक्स पी ओ क्या चीज है? पोजीशन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट O। पोजीशन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट O, तो हम कहेंगे ये 10 मीटर्स है। और ये डिस्टेंस मान लो 8 मीटर्स है। ठीक है, इस लाइन सेगमेंट की लेंथ बेटा कितनी है? तो यहां क्या लिखेंगे? एक्स क्यू ओ। ठीक है, एक्स क्यू को कैसे पढ़ेंगे? पोजीशन कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट Q विद रिस्पेक्ट टू O। ये कितना आ जाएगा? कौन बताएगा? पोजीशन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q विद रिस्पेक्ट टू O कितना आ जाएगा? अभी अभी मैंने आपको बताया था बेटा कि जैसे दो डायरेक्शंस पॉजिटिव हैं, तो ओरिजिन की एक साइड को हम पॉजिटिव साइड बोलते हैं और दूसरी साइड को हम नेगेटिव साइड बोलते हैं। ठीक है, तो Q उसकी नेगेटिव साइड पर अगर हम लेते हैं तो -8 मीटर्स आ जाएगा, और आप चाहो तो इसके साथ प्लस लगा सकते हो। ठीक है, ठीक है, अब इसको देखेंगे। ये जो लाइन सेगमेंट दिख रही है आपको, ये वाली लाइन सेगमेंट, ये किसकी पोजीशन बता रही है? P पॉइंट की। तो कई बार हम क्या करते हैं, ये 10, ये देखना बेटा, ये अगर सपोज 10 मीटर्स की लाइन सेगमेंट है, ठीक है, जैसे ये, ठीक है, तो ये पोजीशन कैसे बताती है? तो जहां पर ऑब्जेक्ट होता है, देखो इस लाइन सेगमेंट का एक पार्ट कहां पर, एक पॉइंट कहां पर है? O पर, और दूसरा पॉइंट कहां पर है? जहां पे पॉइंट है P पॉइंट। ठीक है, जहां पे P पॉइंट होता है वहां एक एरो लगाते हैं। एरो लगाने के बाद ये जो 10 मीटर लंबी लाइन सेगमेंट थी, अब ये एरो के जैसी नहीं दिख रही, ओ सॉरी, लाइन सेगमेंट के जैसी नहीं दिख रही। फिर से रिपीट कर रहा हूं,
पहले ये क्या दिख रही थी आपको बिना एरो लगाए? ये तो लाइन सेगमेंट दिख रही थी, इट अपीयर्ड एज अ लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो अब अगर मैं एरो लगा देता हूं तो ये कैसी दिखती है? ये निशान लगा देता हूं तो ये अब रे के जैसी दिखती है। लेकिन आपको याद होगा छोटी क्लासेस से, जो रे होती है उसकी कोई फिक्स्ड लेंथ नहीं होती, इट हैज नो फिक्स्ड लेंथ। ठीक है, तो क्यों नहीं होती फिक्स्ड लेंथ? क्योंकि इस पॉइंट को हम जितना आगे बढ़ाना चाहें अपनी मर्जी से बढ़ा देते हैं। वी कैन एक्सटेंड दिस एज मच एज वी लाइक। ठीक है, बट वी कैन नॉट डू दैट हियर, वी कैन नॉट डू दैट हियर, क्योंकि इसको अगर हम बढ़ाएंगे तो फिर अर्थ ही चला जाएगा इसका। तो फिर ये जो रे के जैसी दिखने वाली एक एरो आई है अब नई, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको एक, ये एक्चुअली दिस इज नॉट अ रे। ठीक है, बिकॉज रे में क्या नहीं होता? देखो, रे के अंदर, रे का काम होता है डायरेक्शन बताना। मैं ये जो तीन, और अब ये चौथी भी बना रहा हूं, ये जो मैंने चार रेज बनाई, चारों रेज सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रही हैं, तो ये सेम काम कर रही हैं, दे आर डूइंग द सेम जॉब। ठीक है, सो दे आर इक्वल रेज। बिकॉज रे का काम क्या होता है? तभी तो रे में हम कहते हैं कि ये कितना मर्जी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उससे डायरेक्शन चेंज नहीं होती। तो रे का काम क्या होता है? पर्पज ऑफ अ रे टू पॉइंट इन अ डायरेक्शन, और डायरेक्शन तो सब ये एक ही पॉइंट कर रही हैं, इसलिए हम कहते हैं कि रे की कोई फिक्स लेंथ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब जो हम यहाँ पे रे एरो देख रहे हैं, ये वाली एरो, ये रे नहीं है, क्योंकि इसकी एक डायरेक्शन भी है। इसकी क्या डायरेक्शन है बेटा? पॉजिटिव। और इस वाली रे की क्या डायरेक्शन है? इस वाली एरो की क्या डायरेक्शन है? इस वाली एरो की डायरेक्शन है नेगेटिव, इसकी डायरेक्शन है नेगेटिव। तो कहने का मतलब ये है कि जो अब हमने नई चीज, ये जो नई वाली एरो देखी है, ये रे नहीं है, क्योंकि रे में हम बोलते हैं कि रे में केवल डायरेक्शन होती है, ओनली हैज डायरेक्शन, नो फिक्स्ड, नो फिक्स्ड लेंथ, नो फिक्स्ड लेंथ। बट इसमें, इसमें क्या है? इसमें डायरेक्शन है, इट हैज डायरेक्शन। हम ये नहीं कह सकते कि पी की जो पोजीशन है वो इस एरो से पता चल जाएगी 10 मीटर लंबी, वो इससे पता चलेगी, क्योंकि ये ओरिजिन के पॉजिटिव साइड में है। ठीक है, तो इस एरो में डायरेक्शन भी है और लेंथ भी है। क्या है? दो चीजें आ गई, लेंथ भी प्लस डायरेक्शन भी। लेंथ का एक और नाम है, इसकी लेंथ को, इस एरो का मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं, और इसको एरो बोलना छोड़ देंगे, इसको वेक्टर बोलते हैं मैथ्स में। सो व्हाट इज अ वेक्टर? अ वेक्टर लुक्स लाइक अ रे but with both points fixed so that it has a definite मतलब निश्चित, अनिश्चित नहीं है कि पता ही नहीं कितनी है, निश्चित है उसकी लेंथ, इट हैज अ डेफिनेट लेंथ। ठीक है, तो वेक्टर बेसिकली, तो मतलब आप ये समझे कि किसी भी पॉइंट की अगर आपको स्ट्रेट लाइन पर पोजीशन बतानी है, इफ यू हैव टू टेल द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, ठीक है, ऑन अ स्ट्रेट लाइन, देन वी कैन यूज अ वेक्टर। तो हम वेक्टर यूज करके उसकी पोजीशन बता सकते हैं। ये दिख रहा है आपको? तो फिर से पूछ लेते हैं, इस वेक्टर का, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछ रहा था मैं, जस्ट अ सेकेंड। देखना बेटा, आप बताएंगे मुझे। तो इस वेक्टर की लेंथ कितनी है? 10 मीटर्स। डायरेक्शन कौन सी है? पॉजिटिव। इस वेक्टर की लेंथ कितनी है? 8 मीटर्स। डायरेक्शन कौन सी है? नेगेटिव। क्या काम कर रही हैं ये वेक्टर्स? what job these vectors are doing? These vectors are giving the position of the point. ठीक है, गिविंग द पोजीशन। तो चलो मैं आपको कहता हूं कि ओके, मैं एक वेक्टर और दे रहा हूं, ये मान लो आपका फ्रेंड खड़ा है, उसकी पोजीशन बता रही है। मान लो मैं आपको कहता हूं कि ये 20 मीटर्स लेंथ है, इसकी लेंथ 20 मीटर्स है और इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव है। लेंथ को मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं, ये मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन, ये इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन। तो मतलब पोजीशन कोऑर्डिनेट इज अ वेक्टर।
कैन बी कंसिडर्ड एज अ वेक्टर। और ये आप 9 से पढ़ के आए हो कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो ये वाली वेक्टर आपके फ्रेंड की पोजीशन बता रही है, तो कहाँ पे खड़ा है आपका फ्रेंड, तो इस वेक्टर का जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको ओरिजिन पे रखो और फिर सही डायरेक्शन में जाओ। कहाँ तक जाना है, 20 मीटर आगे तक। तो यहाँ पे आपका फ्रेंड खड़ा हुआ है, ये जगह पे। दिस इज योर फ्रेंड, दिस ग्रीन डॉट इज योर फ्रेंड एफ। ठीक है, सो बिल्कुल सिंपल चीजें बताई हैं मैंने आपको अभी। ठीक है, कि हम काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे, काइनेमेटिक्स पढ़ते समय, और इसमें भी देखो जस्ट 30 मिनट्स की पढ़ाई निकली है हमारी। ठीक है, अभी एक आईडी और बताएंगे, 10 मिनट्स एक्स्ट्रा 135 तक, फिर क्लास ऑफ करेंगे। ठीक है, देखना बेटा, क्योंकि मेरी 2 बजे दूसरी क्लास है, तो मुझे आज इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, पर फिर आपको दोबारा टाइम देंगे सबके साथ टाई अप करके। I think this app we are using is very good. There is never any trouble for any student. हम यहाँ पे अराउंड 100 स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं बेटा, अलग अलग बैचेस में। किसी के भी साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। मैंने कम से कम 23 मार्च के बाद अभी तक कम से कम 200 मीटिंग्स रिकॉर्ड कर ली होंगी। कोई 50 मिनट्स की क्लास है, कोई 45 की, कोई 1.5 आवर की भी है, 4-5। तो आप इमेजिन करो कि इट वर्क्स विदाउट एनी प्रॉब्लम ऑन ऑल प्लेटफॉर्म्स। बस यू नीड टू हैव इंटरनेट कनेक्शन। अगर आपने अपना इंटरनेट खत्म कर रखा है, फिर तो क्लास नहीं वर्क करेगी। ठीक है, वो तो मान कर चलो। और कितना डेटा खर्च होगा इसमें, अगर आप 1 GB डेटा का पैक है आपके पास एक दिन में, तो मैक्सिमम उसका मैं बता रहा हूँ 100 MB। 100 MB में बहुत ज्यादा बोल गया, एक मीटिंग में खर्च होता है। समझ में आ रहा है आपको, क्योंकि फाइल ही इसकी इतनी बड़ी बनती है। जो फाइल बनेगी ना इसकी, तो इट इज अ वेरी वेरी इकोनॉमिकल इन टर्म्स ऑफ डेटा, नो डेटा इज स्पेंट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखना बेटा, एक टर्म और सीखते हैं। एक तो हमने सीख ली पोजीशन कोऑर्डिनेट, अब एक टर्म है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, व्हेन वी स्टडी मोशन, व्हाट वी मीन बाय डिस्प्लेसमेंट। तो क्योंकि हमें सिर्फ स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ना है, और स्ट्रेट लाइन मोशन भी सिर्फ एक पॉइंट का ही पढ़ना है, तो ये पॉइंट है। ठीक है, और फिर इसका मोशन पढ़ने के लिए एक पॉइंट पे हमें ओरिजिन चूज करना पड़ता है। ओरिजिन चूज करके हम इस पॉइंट की पोजीशन बता पाते हैं। तो अगर मैंने आपको बताया कि ये पॉइंट की पोजीशन है 5 मीटर्स, तो 5 मीटर का मतलब क्या है, 5 मीटर का मतलब है ये ओरिजिन से 5 मीटर्स दूर है पॉजिटिव साइड के ऊपर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट समझने के लिए देखो पहले आपको दो चीजें समझनी पड़ेंगी। ठीक है, देखो बेटा, जब मैंने आपको बताया फिजिक्स की 5 ब्रांचेज है, तो हर ब्रांच में कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स या एक्सपेरिमेंटल पार्ट जरूर होता है, हर एक ब्रांच में। मोशन में भी है। और हर ब्रांच के एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपको अलग इंस्ट्रूमेंट्स यूज करने पड़ते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे लास्ट ईयर आपने ओम्स लॉ पढ़ा इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में, तो वहां पे आपने वोल्ट मीटर और एमीटर के बारे में सीखा, क्योंकि उनके बिना तो रेजिस्टेंस ही नहीं पता चलेगी क्या है। आप जब हीट का चैप्टर पढ़ोगे तो आपको थर्मोमीटर्स के बारे में बताएंगे, बड़े खतरनाक तरीके के थर्मोमीटर्स भी होते हैं। ठीक है, पूरी हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है हीट की, तो वो थर्मोमीट्री इज अ ब्रांच ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। तो कहने का मतलब हर ब्रांच में कुछ ना कुछ उपकरण यूज किए जाते हैं। एक्सपेरिमेंटल पार्ट तो फिजिक्स में हमेशा ही है, और हर ब्रांच के कुछ पेट एक्सपेरिमेंट्स हैं। पेट मतलब जो आते ही आते हैं, तो मोशन में भी हैं। तो मोशन के अंदर कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हमें यूज करने हैं, बड़े ही सिंपल इंस्ट्रूमेंट्स यूज करने हैं मोशन की स्टडी के लिए। एक तो आपको चाहिए टाइम मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट, आपको कि वो तो हमारे पास है, क्लॉक, है ना। और दूसरा हमें चाहिए डिस्टेंस मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट। सो टू इंस्ट्रूमेंट्स आर मस्ट टू अंडरस्टैंड द होल ब्रांच ऑफ मोशन। डिस्टेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, डिस्टेंस मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है, तो मेजरिंग टेप, सबने देखी है। जो मिस्त्री के पास होती है वो तो देखी है आप लोगों ने, मेजरिंग टेप। अब ये ओल्ड फैशन हो गई। ठीक है, ओल्ड फैशन ऐसे होगी, मान लो ये आपके कमरे की फ्लोर है और ये दीवार है,
मान लो आप अपने स्कूल के अंदर एक बड़े हॉल में खड़े हो, आप यहाँ पर हो और आप इस दीवार का डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हो कि मैं जहाँ से खड़ा हूँ ये दीवार कितनी दूर है। तो आप इमेजिन करो जैसे आपका एसी का रिमोट होता है या कोई, है ना, ऐसे कोई और रिमोट होता है, आपके पास एक छोटा सा डिवाइस है, आप उस डिवाइस को अपने हाथ में पकड़ते हैं और इस दीवार की तरफ फेस करते हैं, और सपोज दीवार की तरफ फेस करने के बाद उसमें कोई बटन्स हैं और आप उन बटन्स को प्रेस करते हो, ठीक है। बटन्स को प्रेस करके इसके डिस्प्ले पर लिखा आ जाता है कि दीवार आपसे कितनी दूर है, 20 मीटर दूर, 30 मीटर दूर। अदरवाइज यही काम हम कैसे करेंगे, यहाँ पे आप एक चीज के ऊपर मेजरिंग टेप बांध दोगे और मेजरिंग टेप को खींच के यहाँ तक लेकर आओगे और फिर आप ये डिस्टेंस मेजर करोगे कि ये 30 मीटर आया। ये ओल्ड फैशन हो गया। तो मोशन का चैप्टर पढ़ने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है हमें? एक तो डिस्टेंस मेजरिंग डिवाइस, वो बता दिया आपको क्या होता है, और एक टाइम मेजरिंग डिवाइस। तो टाइम मेजरिंग डिवाइस में ये समझना बहुत जरूरी है कि जो साधारण घड़ी है, क्लॉक आपके घर में लगी हुई है या आप रिस्ट वॉच आप यूज करते हो, उसका फिजिक्स में कम यूज होता है, ठीक है। स्टॉप वॉच क्या करती है? टाइम के फ्लो को मेजर करती है, टाइम के फ्लो को। अभी 9 बजे थे, अब कितने बज गए, 1 बज गया, अब कितने बज गए, 2:30 बज गए, ठीक है। क्लॉक measures the flow of time. Understood? In physics we need stopwatch. In physics we need stopwatch more. इससे काम चला सकते हैं अगर स्टॉपवॉच नहीं है तो। स्टॉपवॉच, क्योंकि हमें फिजिक्स में ना ये सोचना नहीं होता कि सुबह के 9 बजे हैं या दोपहर के 2 बजे हैं, वो नहीं सोचना होता। हमें बस टाइम के फ्लो को मेजर करना है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपकी क्लास 12:30 शुरू होनी है, एग्जैक्ट 12:30, तो एक पर्टिकुलर टाइम को फिजिक्स में इंस्टेंट ऑफ टाइम बोलते हैं। इंस्टेंट ऑफ टाइम, कई बार इसको हम T1 बोलते हैं। सपोज टाइम को हम T से दिखा रहे हैं, ठीक है, और टाइम कौन सा टाइम T से दिखा रहे हैं? जो स्टॉप वॉच में टाइम दिख रहा है, अभी बताता हूँ। तो मान लो आपकी ये क्लास इस टाइम पर शुरू होनी है, 12:30 एग्जैक्ट, और मान लो आपकी दूसरी क्लास है, ये एग्जैक्ट 1 सेकंड भी आगे नहीं जाना चाहिए, ना 1 सेकंड शुरू होने में देरी है, ना 1 सेकंड खत्म होने में देरी है, मान लो। तो ये दूसरा इंस्टेंट आ गया। दूसरा इंस्टेंट मतलब फिनिशिंग टाइम। इंस्टेंट का मतलब एन एग्जैक्ट टाइम, एक एग्जैक्ट क्षण, एक एग्जैक्ट टाइम, उसको हम इंस्टेंट ऑफ टाइम बोलते हैं। तो टाइम वर्ड जब भी फिजिक्स में यूज होगा तो या तो उसका अर्थ होता है ये इंस्टेंट ऑफ टाइम होता है, एक एग्जैक्ट टाइम, या फिर एक टाइम का मतलब होता है टाइम ड्यूरेशन, इंटरवल। एग्जांपल लेते हैं। इस इंस्टेंट से लेकर इस इंस्टेंट से लेकर इस इंस्टेंट तक कितनी लंबी ड्यूरेशन है टाइम की, कितना लंबा इंटरवल है टाइम का? हाउ मच इज द इंटरवल ऑफ टाइम, हाउ लॉन्ग? तो हम कहेंगे टाइम इंटरवल इज 1 hour 0 minutes and 0 seconds। आप चाहे तो इस पूरे को SI यूनिट ऑफ टाइम में भी एक्सप्रेस कर सकते हो। 3600 सेकेंड्स लंबा टाइम इंटरवल है। दो इंस्टेंट्स के बीच में क्या चलता है? दो इंस्टेंट्स के बीच में टाइम इंटरवल होता है। तो इफ वी शो T एज टाइम, तो अब ये टाइम है, हम ये सीख लेते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डेल्टा नोटेशन। छोटी क्लास में आपने पढ़ी होगी डेल्टा नोटेशन। किसी भी, देखो टाइम चेंज करता है कि नहीं, टाइम चेंजेस और नॉट, टाइम चेंजेस। तो T इज अ वेरिएबल, T इज अ वेरिएबल। किसी भी वेरिएबल के पहले अगर डेल्टा लगाएं तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि जो फाइनल वैल्यू है उसकी, उसमें से इनिशियल वैल्यू को माइनस कर दो। एक एग्जांपल ले लेते हैं डेली लाइफ का। मान लो आपको आपका मैथ्स का पेपर मिला एनुअल एग्जाम में, या मिड टर्म एग्जाम लगा लो, उसमें पेपर दिखाते हैं। आपके मार्क्स आए मैथ्स में 92 आउट ऑफ 100। आपने देखा आपका एक क्वेश्चन चेक नहीं हुआ था, एक दूसरे क्वेश्चन सही है, टीचर ने रॉन्ग कर रखा है। आप उसके पास जाते हो और उससे रिक्वेस्ट करते हो और टीचर आपके मार्क्स बना देता है
98। ठीक है, दो आपका गलत ही है। तो सपोज आप कहते हो कि इफ यू डिनोट योर मार्क्स इन मैथ्स, इफ यू डिनोट योर मार्क्स इन मैथ्स बाय एक्स, तो पहले एक्स कितना था, ये टीचर के पास जाकर रिक्वेस्ट किया आपने, फिर एक्स कितना बन गया, ये। तो इसको हम पढ़ेंगे डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स का मतलब होता है चेंज। जब भी देखो, जब भी ये लिखा मिले तो इसको एक तो ऐसे पढ़ सकते हैं डेल्टा एक्स, दूसरा तरीका इसको पढ़ने का होता है चेंज इन एक्स। क्या होता है, चेंज इन एक्स। तो डेल्टा टी मीन्स डेल्टा टी पढ़ेंगे इसको, या फिर चेंज इन टी। और किसी भी वेरिएबल के पहले डेल्टा, चेंज इन टी, चेंज इन टी का अर्थ क्या होता है, चेंज इन टी मीन्स, चेंज इन एक्स मीन्स फाइनल वैल्यू ऑफ एक्स माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ एक्स। तो आप मुझे बताओ यहाँ पे डेल्टा एक्स कितना आ जाएगा, ये फाइनल वैल्यू थी, ये इनिशियल वैल्यू थी, तो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू कितना आ गया बेटा, ये 6 का चेंज आ गया। अगर टीचर खड़ूस है, ठीक है, वो आपके नंबर बढ़ा भी देगा, फिर दो गलतियां भी ढूंढ लेगा, और आपके मार्क्स 90 बना देगा कि जाओ, ठीक है, हो गए आपके मार्क्स, बढ़ भी गए और मैंने दो गलतियां भी ढूंढ दी आपकी, विच विल बी वेरी बैड लक फॉर यू। ठीक है, लेकिन अगर मान लो आपके मार्क्स 90 हो जाए मैथ्स में 92 से, तो डेल्टा एक्स कितना आएगा, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, देन इट विल बिकम -2। क्लियर है, बहुत ही इजी है। तो ये डेल्टा नोटेशन को सीखना है। तो मैंने आपको बताया कि जब हम कोई भी मैथ्स फिजिक्स की ब्रांच पढ़ते हैं तो कुछ उस ब्रांच के पेट एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में पेट एक्सपेरिमेंट था ओम्स लॉ, ठीक है ना, और ओम्स लॉ काफी इंपॉर्टेंट था, उसी से रेजिस्टेंस का अर्थ पता चलता है। चलो वो अगले साल पढ़ना है आपको 11th-12th क्लास में, लेकिन डेल्टा तो आपको अभी पढ़ना पड़ेगा कि डेल्टा का मीनिंग क्या है, किसी भी वेरिएबल के पहले डेल्टा कैसे लगाते हैं और उसका क्या मीनिंग होता है। इंस्टेंट ऑफ टाइम, इंटरवल ऑफ टाइम, एन इंटरवल इज अ ड्यूरेशन। मेरी क्लास 12:30 बजे शुरू होगी, तो 12:30 बजे इंस्टेंट है, ठीक है। मेरी क्लास 1 घंटा चलेगी, ठीक है, तो 1 आवर इज इंटरवल ऑफ टाइम। डिस्टेंस मेजरिंग डिवाइस, टाइम मेजरिंग डिवाइस। एक बार बेटा अपने फोन में स्टॉप वॉच को ऑन करके जरूर देख लेना, ठीक है। तो स्टॉप वॉच में आम तौर पे स्टॉप वॉच में 3 बटन्स होते हैं ना, आमतौर पे स्टॉप वॉच में 3 बटन्स होते हैं। एक तो होता है पॉज का बटन, जिससे जहां वो है वहां रुक जाती है, ठीक है, और एक होता है स्टार्ट का बटन, जिससे टाइम चालू हो जाता है। और कौन सा बटन होता है, और एक होता है रीसेट का बटन। रीसेट, रीसेट का मतलब यह है, देखो बेटा, जब हम स्टॉप वॉच को ऑन करेंगे, मोबाइल में होगी आपकी स्टॉप वॉच, तो ऑन करते के साथ उसमें क्या टाइम दिखेगा, 0 टाइम दिखेगा, 0 आवर्स, 0 मिनट्स, 0 सेकेंड्स, यही टाइम दिखेगा। सब एग्री करते हैं। चाहे आपके घड़ी में जो क्लॉक है घर घर में लगी है उसमें 12:30 बजे दोपहर के, सपोज जब आपने एग्जैक्टली आपकी क्लास शुरू हुई 12:30 बजे, 1 सेकंड भी आगे नहीं, एग्जैक्ट 12:30 बजे शुरू हो गई, और साथ साथ आपने स्टॉप वॉच को ऑन कर दिया, तो इसमें टाइम आगे दौड़ेगा, इसमें भी टाइम आगे दौड़ेगा, थोड़ी देर बाद इसमें टाइम आ जाएगा 10 सेकेंड्स, ठीक है। तो आपने मान लो इसको पॉज कर दिया, तो ये तो आगे चलती रहेगी, लेकिन अगर आपने इसको पॉज कर दिया, इसमें टाइम रुक जाएगा। तो स्टार्ट हुई जब टाइम कितना था, 0s, और अब टाइम कितना है, 10s। तो चेंज इन टाइम इंटरवल, कितनी देर बाद आपने रोका, कितनी देर चल, डेल्टा टी क्या बता रहा है, डेल्टा टी बता रहा है कितनी देर आपने स्टॉप वॉच को चलने दिया। मान लो आपने ये कहा था कि जितनी देर में सर गुड मॉर्निंग कर देंगे तब मैं रोक दूंगा इसको, स्टॉप वॉच को, ठीक है। तो मैंने आपको 10 सेकंड बाद गुड मॉर्निंग बोल दिया, आपने रोक दिया, तो गुड मॉर्निंग बोल दिया, तो मतलब ये टाइम इंटरवल आ गया 10 सेकेंड्स, ठीक है। तो डेल्टा का मीनिंग समझना जरूरी है, व्हाट डेल्टा मीन्स। सबको समझ में आएगा बेटा, बिल्कुल ही ईजी है, ठीक है। लो एक फाइनल चीज पढ़ेंगे, उसके बाद आपको मैं इस लेक्चर की वीडियो रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, और मैं आपको चाहूंगा कि आप 1-2 वीडियो लेक्चर्स देखो, फिर आपको मैं लाइव क्लास से समझाऊंगा, ठीक है।
ये बेटा क्या टाइम हुआ, मेरी क्लास है, हो गया मेरा टाइम। तो अभी इसको यहीं रोकूंगा मैं 1 मिनट के लिए ना। देखो सब लोग एक बात सुनेंगे बेटा, ठीक है, लेट मी जस्ट स्टॉप द रिकॉर्ड।